बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेजरमेंट। चैप्टर नंबर 8 कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में मेजरमेंट बेसिस हमारे पास एलिमेंट्स रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर qualified in monetary terms. This requires the selection of a measurement basis. A measurement basis is an identified feature, for example, historical cost, fair value, or fulfillment value of an item being measured. Applying a measurement basis to an asset or liability creates a measure for that assets or liability and for related income and expenses. Consideration of the qualitative characteristics of the useful financial information and of the constraint is likely to result in the selection of different measurement basis for different assets, liabilities, income and expenses. हम जैसे इससे पहले रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होता है कि आपने किसी भी अपनी एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज कब करना है, कब उसको अपना बनाना है, कब आप लोगों ने उसको आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करना है। जब आप लोगों को ये पता चल जाता है कि इस टाइम पर हमने इसको अपना एसेट रिकॉग्नाइज करना है, तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौन सी अमाउंट के ऊपर रिकॉग्नाइज करना है, उसको कहा जाता है मेजरमेंट। अब जैसे कि मेजरमेंट बेसिस में हमारे पास फिक्स एसेट की अगर बात की जाए, नॉन करंट एसेट्स की बात करें, तो उसमें हमारे पास कॉस्ट मॉडल शामिल है और रिवैल्यूएशन मॉडल शामिल है। मतलब फेयर वैल्यू के ऊपर हम लोग जाके उसको रिकॉर्ड करते हैं, रीवैल्यूड अमाउंट के ऊपर जाके हम उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो ये जो कॉस्ट होती है ना, ये इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। मतलब पुराने वक्तों में हमने इसको इतने में लिया था। हाँ, ये अलग बात है, हर साल जो उसको रिकॉर्ड किया जा रहा होता है ना, वो उसकी डब्ल्यूडीवी के ऊपर आके रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट माइनस कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो मेजरमेंट से यही मुराद है कि आप किसी भी एसेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मॉनिटरी टर्म्स में किस तरह से कौन सी अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं, और ना सिर्फ एसेट्स बल्कि किसी भी लाइबिलिटी को, अपनी इनकम को या एक्सपेंसेस वगैरह को किस अमाउंट से रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग सपोज के इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देते हैं फॉर 1 ईयर, और उसमें फ्यूचर के भी कुछ फंड शामिल हो जाते हैं, तो हम लोग वो पूरे साल के लिए नहीं एक्सपेंस आउट कर देते थे। हम लोग देखते थे कि इस साल के लिए कितना इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारा बन रहा है, सिर्फ वो जाके रिकॉर्ड करते थे। अब यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए गए हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स जिसमें हमारे पास शामिल है हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है हिस्टोरिकल कॉस्ट के बारे में। फिर हमारे पास आ जाती है करंट वैल्यू, देन फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज एंड फुलफिलमेंट वैल्यू, वैल्यू इन यूज एंड फुलफिलमेंट वैल्यू। अब ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मौजूद हैं, ये आप लोगों ने जस्ट वन टाइम रीड करने हैं, जबकि इनको समझना आपने इस टेबल से है। इन तमाम कॉन्सेप्ट को समझना इस टेबल से है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास ये टेबल होनी चाहिए। मतलब यहां से आपने जाके लिखना है, और इससे पहले वाली सारी थ्योरी सिर्फ एक मतलब आप लोगों ने पढ़ लेनी है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर आपके इधर हो जाने हैं। अब जैसे सबसे पहली जो मेजरमेंट बेसिस में हमारे पास कॉस्ट आ रही है, वो हमारे पास है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का ताल्लुक हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के साथ है। अब एसेट्स की बात करें तो कहते हैं, डेफिनेशन देखें हिस्टोरिकल कॉस्ट की एसेट्स किस केस में, द कंसीडरेशन पेड टू एक्वायर और क्रिएट द एसेट्स प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मतलब हमने ये देखना है कि जब हमने इस एसेट को एक्वायर किया था या कंस्ट्रक्ट किया था, तो उस टाइम पर इसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी। तो किसी भी एसेट की कॉस्ट को इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कहा जाता है। लायबिलिटी की बात करें, द कंसीडरेशन रिसीव्ड टू इनकर और टेकन द लायबिलिटी माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट बन जाएगी कि भाई जैसे हम लोग अपने कस्टमर से एडवांस रिसीव कर लेते हैं, तो वो मेरे पास आ जाएगा हम मेरी लायबिलिटी के तौर पर। अब देखें इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है। कहते हैं डिवाइड फ्रॉम पास्ट ट्रांजैक्शंस और डिराइव्ड फ्रॉम पास्ट ट्रांजैक्शन और इवेंट्स।
तो अगर आपको याद हो तो एसेट्स और लायबिलिटीज की डेफिनेशन में ये कॉमन पॉइंट था, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, ये वो लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर कहते हैं रिफ्लेक्ट्स कंडीशंस एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ द एक्विजिशन, और साथ में ये भी पॉइंट था प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट रिसोर्स, एसेट के लिए प्रेजेंट रिसोर्स, लायबिलिटी के लिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तो कहते हैं रिफ्लेक्ट्स कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, एंट्री वैल्यू, और फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट टाइम ऑफ डिस्पोजल और नॉट रेलिवेंट। मतलब एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन देखनी है, अगर किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो आपने वो देखनी है। एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। फिर फेयर वैल्यू की बात की जा रही है। ये सारे कॉन्सेप्ट ना हम लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं, फेयर वैल्यू से रेलिवेंट। अब क्या एसिड्स के बारे में, द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड to sell an asset in orderly transaction between market participants at the measurement date। तो फेयर वैल्यू की यही डेफिनेशन हमारे पास हुआ करती है। और लाइबिलिटीज के लिए भी प्राइस दैट वुड बी, अब पर क्या है, एसिड्स के लिए रिसीव्ड और लाइबिलिटी के लिए पेड, टू ट्रांसफर अ लाइबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट। तो है डेफिनेशन बिल्कुल सेम सेम, सिर्फ एसिड की सिचुएशन में रिसीव्ड और लाइबिलिटीज की सिचुएशन में पेड का वर्ड यूज कर दिया गया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, derived using information updated to reflect conditions at the measurement date। मतलब हम लोगों ने जिस दिन फेयर वैल्यू देखी है उस दिन देखेंगे कि मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है। रिफ्लेक्ट्स मार्केट पार्टिसिपेंट assumptions, exit value, transaction cost are not relevant on acquisition as well as on disposal। तो फेयर वैल्यू के अंदर हम लोग किसी किस्म की कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट शामिल नहीं क्या करते, हम सिर्फ इतना देखते हैं कि मार्केट में इसकी वर्थ कितनी है, उसको हम लोग फेयर वैल्यू क्या देते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है वैल्यू इन यूज, जिसे हम लोग फुलफिलमेंट वैल्यू भी कहते रहते हैं। अब वैल्यू इन यूज का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वैल्यू इन यूज क्या होती है, कि भाई फेयर वैल्यू से मुराद होता रहता है, फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और वो ये है कि फेयर वैल्यू की सिचुएशन में हम लोग देख रहे होते हैं कि अगर कोई एसिड हम लोग जाके आज डिस्पोज करें तो ये कितने में सेल हो जाएगा, उसे फेयर वैल्यू कहा जाता है। मतलब मार्केट में हमारे इस एसिड की कितनी वैल्यू है, डब्ल्यूटीवी नहीं जो हमने रिकॉर्ड की हुई है, मार्केट में कितनी वर्थ है, उसे फेयर वैल्यू कहा जाता है। जबकि वैल्यू इन यूज से क्या मुराद है कि अगर हम इस एसिड को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पर यूज करते हैं तो आने वाले सालों में हमें कितने का बेनिफिट दे जाएगा, उन बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू को वैल्यू इन यूज कहा जाता है। उन बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू को वैल्यू इन यूज कहा जाता है। अब देखें यहां पर एसिड्स, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज और अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू डिराइव फ्रॉम द यूज ऑफ एन एसिड एंड फ्रॉम इट्स अल्टीमेट डिस्पोजल। तो इस वैल्यू इन यूज में उसकी डिस्पोजल से आने वाली सेल प्रोसीड्स भी शामिल होती है, उसकी भी हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू देखनी होती है इधर। जबकि अगर लाइबिलिटीज की बात करें तो कहते हैं द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश और अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट एन एंटिटी एक्सपेक्टेड टू बी obliged to transfer as it fulfills a liability, तो उसे वैल्यू इन यूज फॉर लाइबिलिटी कहा जाता है। ऑलराइट, एसिड के केस में हम लोग ने डिराइव करनी होती हैं, और जबकि लाइबिलिटीज के केस में एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्लाइज्ड। ऑलराइट, अब देखिए डिराइव्ड यूजिंग इंफॉर्मेशन अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट कंडीशंस एट द मेजरमेंट डेट, reflects entities specific assumptions, exit value, transaction cost and acquisitions are not relevant. However, present value of the transaction cost and ultimate disposal transfers are included in कैलकुलेशन। आई होप कि ये बात समझ आ चुकी होंगी आपको। और इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ना हमारे पास, ये इसका मतलब ये है
कि भाई आपने ये देखना है कि वैल्यू इन जूस के अंदर हमारा एसिड अगर सेम कंडीशन पर रहे तो क्या बेनिफिट्स देगा। मतलब आपने उस एसिड की कंडीशन को नहीं चेंज करना, क्योंकि अगर आप उस एसिड्स में इंप्रूवमेंट लेकर आना चाहें, आप सोच रहे हैं कि 1 साल बाद हम इसमें इंप्रूवमेंट लाएंगे, तो उस इंप्रूवमेंट की वजह से आपके पास वैल्यू चेंज हो जाएगी, इनफ्लो चेंज हो जाएंगे। तो जब आप लोग मेजरमेंट डेट पर होते हैं तो जिस कंडीशन में उस टाइम पर आपका एसिड मौजूद है, उसी कंडीशन में आपने उसके फ्यूचर के कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज को एक्सपेक्ट करना होता है, और उनकी प्रेजेंट वैल्यू आपके पास वैल्यू इन यूज बन जाएगी। ऑल राइट, सर ये एग्जिट हो रहे हैं, एंट्री रिड्यूस क्या होती है? डिस्पोजल के टाइम पर वैल्यू इन यूज के लिए एग्जिट वैल्यू आपके लिए रेलिवेंट है, लेकिन तो जो एक्वायर किया था एसिड उस टाइम पर क्या वैल्यू थी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप फ्यूचर को देख रहे हैं। तो एग्जिट वैल्यू मतलब जब आप उसको डिस्पोज करें, तो डिस्पोज तो फ्यूचर में जाके करेंगे ना। क्लियर। नेक्स्ट, करंट कॉस्ट। एसिड के केस में देखें, द कॉस्ट ऑफ एन equivalent assets that would be paid at the measurement date plus the transaction cost, और liability के केस में the consideration that would be received for an equivalent liability at the measurement date minus the transaction cost। अब देखिए करंट कॉस्ट और फेयर वैल्यू में क्या फर्क होता है। फेयर वैल्यू से मुराद है कि भाई मैं अपना एसिड जाके मार्केट में बेचूं तो ये मेरा एसिड कितने में सेल हो जाएगा, ये उसकी फेयर वैल्यू है। मेरा एसिड सेल नहीं हो रहा, मेरे एसिड को कोई जानता भी नहीं है, या मतलब एक एंटीक पीस है, कुछ भी इस किस्म की हालत कि मुझे ना उसकी मार्केट वैल्यू का आइडिया नहीं हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग जाते रहते हैं, हम मार्केट में देखते हैं कि अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई और एसिड मौजूद है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई और एसिड मौजूद है, तो वो एसिड हमें कितने में मिलेगा, तो हमारे एसिड की वो करंट कॉस्ट कहलाती है। ये डिफरेंस आता रहता है कि यहाँ पे कहता है द कॉस्ट ऑफ एन इक्विवेलेंट एसिड, मतलब जो आपके पास है वो नहीं, उससे मिलते जुलते एसिड की क्या कॉस्ट होगी, दैट वुड बी पेड एट द मेजरमेंट डेट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्या प्लस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसिड के केस में। और लाइबिलिटीज के लिए भी दैट वुड बी रिसीव्ड फॉर एन इक्विवेलेंट लाइबिलिटी एट द मेजरमेंट डेट माइनस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब इसके लिए ड्राइव यूजिंग इंफॉर्मेशन अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट कंडीशंस एट द मेजरमेंट डेट रिफ्लेक्ट्स प्राइसेस in which entity would acquire the asset or incur a liability, entry value, transaction cost at time of disposal or not relevant। अब इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए कि हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर वैल्यू, वैल्यू इन जो जिसे फुलफिलमेंट वैल्यू हम लोगों ने कहा, और करंट कॉस्ट, ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। इन चारों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये एक एग्जांपल मौजूद है हमारे पास। कहते हैं measure the machine using different measurement bases for EL using the above information। अब क्वेश्चन को जरा गौर से देखें। कहते हैं अदील लिमिटेड owns a machine which it purchased 2 years ago for rupees 200,000। अब देखें 2 साल गुजर चुके हैं एसिड्स को, 2 साल के एंड पर आके हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड करना है, तो इसकी रिकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू पर हो सकती है उसके बारे में हम, और किस वैल्यू पर, उसके बारे में हम लोगों ने बताना है। द एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑन द मशीन टू डेट, मतलब उसने आज तक की एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बता दी, तो वो हमारे पास कितनी है, बेस्ड ऑन 5 years लाइफ यूजिंग। अब देखें 200,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 40,000 एक साल की डेप्रिसिएशन, तो 2 साल की डेप्रिसिएशन 80,000। अब ये 80,000 ना भी बताता, सिर्फ लाइफ बता देता, हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि यहां पर उसने हमें बता दिया कि 2 साल गुजरे हैं अभी। क्लियर। तो 2 साल की कैमुलेटिव डेप्रिसिएशन। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट की अगर बात करें तो 200,000 लेस 80 इज इक्वल टू 120,000। ऑल राइट, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है।
नेक्स्ट देखें, मशीन कुड बी सोल्ड इन द मार्केट फॉर ₹100,000 बट देयर वुड बी डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऑफ ₹10। अब ये जो आपके पास आ रही है कुड बी सोल्ड, तो हम लोगों ने कहा था अगर सेल करें जो अमाउंट हमें रिसीव होगी उसे फेयर वैल्यू कहा जाता है। तो ये फेयर वैल्यू, अब यहां पर देखें फेयर वैल्यू के लिए the price that would be received to sell an asset in orderly transaction between market participants at the measurement date। ऑल राइट, तो ये आपके पास फेयर वैल्यू से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। फिर देखें, कैश फ्लोज फ्रॉम एग्जिस्टिंग मशीन्स आर एस्टिमेटेड। अब ये आपको बता रहा है कि भाई अगर मैं इसको सेल ना करूं, अब देखिए टोटल लाइफ कितनी थी उसकी, 2 साल गुजर गए, बाकी तो 3 साल के बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। तो 3 साल के बेनिफिट्स के लिए हमें बताया जा रहा है मशीन आर एस्टिमेटेड टू बी ₹50 फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, मतलब ईयर 3 ईयर 4 के लिए 50,000 फॉलोड बाय ₹40,000 इन द, जबकि लास्ट ईयर में 40,000 मिलेंगे। और इनके लिए जो हमारे पास डिस्काउंटिंग रेट है वो 10। अब इनकी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो हमारे पास वैल्यू इन यूज बन जाएगी। ऑलराइट, फिर देखें कहता है टू रिप्लेस द मशीन with a new version would cost ₹220। अब ये हमें वो बता रहा है करंट कॉस्ट के बारे में कि सेम मशीन लेकर देखो यार, आपके पास एक पुराना बाइक है, वो भी आपको सेम सहूलियात ही मुयसर कर रहा है, न्यू बाइक भी ले लेते हो तो भी तो वैसा ही है, ना धूप से बचाएगा, ना बारिश से बचाएगा, ना गर्मी से बचाएगा। वैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रहा है, पेट्रोल उसमें भी उतना ही यूज करना है जैसे पहले वाला कर रहा था। तो यहाँ पर देखें ये हमें करंट कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि भाई आपने तमाम मेजरमेंट बेसिस को मद्देनजर रखते हुए ना अपनी एसिड को रिकॉग्नाइज करना है। अब वो चारों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। अब अगर सबसे पहली बात करें तो वो हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट आती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कैसे फाइंड करनी होगी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, किसी को इशू इसमें। अच्छा, जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास फेयर वैल्यू है। अच्छा, फेयर वैल्यू के लिए देखो, एक तो उसने आपसे कह दिया कि अगर आप इसको सेल करने के लिए जाते हो ना तो ये 100,000 में सेल हो जाएगा। साथ में उसने आपसे कहा कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट 10,000 की है। लेकिन अगर आप फेयर वैल्यू की डेफिनेशन में जाएं, ये देखें क्या कहीं पे उसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट लिखी है, इसके लिए नहीं लेकर आनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जबकि अगर यहां पर देखें ना तो वो प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट में। वैल्यू इन यूज के अंदर भी उसने कहा कि तमाम इनफ्लोज आउटफ्लोज फिर आपने ले लेने हैं, इवन के स्क्रैप वैल्यू तक हम लोगों ने ले लेनी है। जबकि करंट कॉस्ट में भी वो आपसे कह रहा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस करें, लेकिन फेयर वैल्यू में ऐसी कोई बात नहीं की। तो अगर आप यहां पर ऐसा करते हैं ना कि 100,000 माइनस 10 इज इक्वल टू द फेयर वैल्यू इज 90,000, तो बात गलत है। तो 100,000 ही है फेयर वैल्यू। ऑल राइट। अच्छा, उसके बाद आप वैल्यू इन यूज पे चलें तो बेटा वैल्यू इन यूज के लिए आप लोगों ने 1 2 3 जो रिमेनिंग ईयर है उनके कैश इनफ्लोज लिखने हैं 50 50 40। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ना खुद गिवन होती हैं, फर्स्ट ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर, थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे गिवन होते हैं। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर गिवन है, एज इट इज वही अप्लाई करना, क्योंकि उसने सारी कैलकुलेशन उसके मुताबिक की हुई है, तो एज इट इज वही अप्लाई करना। और इन केस अगर गिवन नहीं है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर फाइंड करने का फार्मूला होता है 1+r⁻⁻n या t। ओके, अब अगर ये 10% था मेरे पास तो इसकी वैल्यू कैसे आती जाएगी, 1+0.1 ये फर्स्ट ईयर के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर बन जाएगा। पर अगर आपने इनकी वैल्यूज को डिटरमिन करना हो तो इनकी वैल्यूज आएंगी हमारे पास कुछ इस तरह से, 1+0.1 फर्स्ट ईयर के लिए आपके पास ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.909। अब अक्सर ऐसा होता है कि ये वैल्यू गिवन होती है, नहीं गिवन तो भाई इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दो,
इनफ्लोज के साथ। इनफ्लोज कितने हैं, तो ये 50,000 आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवा दिया इज इक्वल टू, एंड द प्रेजेंट वैल्यू इज 4545, 4.5 तो राउंड ऑफ करके 455। ऑलराइट। इसी तरह से सेकेंड ईयर के लिए जब आपने जाना था, फ्यूचर वैल्यू मतलब ये जैसे आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था क्वांटिटेटिव मेथड में, उससे फ्यूचर से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना, ये वही सब कुछ है। तो ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही है हमारे पास, 0.1 अब इधर रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू, तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 41322। और अगर थर्ड ईयर के लिए जाएंगे तो 40 की जगह पर अब हमारे पास इनफ्लोज कितने, 50 की जगह पर 40 और टाइम ड्यूरेशन इज इक्वल टू, ऑलराइट। और ये हमारे पास वैल्यू इन यूज बन जाती है कि अगर वैल्यू इन यूज पे जाना होता तो हम लोग ये वैल्यू इसके लिए यूज करते हैं। बात क्लियर है सब बच्चों को। और इसकी करंट कॉस्ट, अब अगर करंट कॉस्ट देखें, कहते हैं कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड, भाई न्यू एसिड की कॉस्ट 220 थी, ओल्ड की तो भी उसने बात नहीं की, हम लोग उसको रिप्लेस करने जा रहे हैं तो कहते हैं लेस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। इसके मुताबिक देखो कि ये भी अगर ये है न्यू एसिड की कॉस्ट, हमने देखनी है करंट कॉस्ट। हम लोग देखेंगे अब हमारे पास जो एसिड है 2 साल डेप्रिशिएट हो चुका है, भाई 220 तो उसकी न्यू एसिड की कॉस्ट है ना, तो इसको भी 2 साल के लिए डेप्रिशिएट करो। तो अगर इसको 2 साल के लिए डेप्रिशिएट करें, 220,000 डिवाइडेड बाय 5 करें, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 44 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 88 डेप्रिशिएट है। तो इस एसिड की वैल्यू हमारे पास कितनी होती, 132। ये 132 करंट कॉस्ट है। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और साथ में उसने बता दिया उधर फेयर वैल्यू के साथ जो हमारे पास ट्रांजैक्शन कॉस्ट शामिल नहीं की थी उसके बारे में कहता है द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन एंड नीड्स टू बी एडजस्टेड फॉर टू, ये इसके लिए स्टैरिक, द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन नीड्स टू बी एडजस्टेड फॉर 2 years यूसेज। तो 220 निकाल लेनी, इसको भी 2 year यूसेज के मुताबिक एडजस्ट करना है, क्योंकि आपका जो एसिड है वो 2 साल अपनी लाइफ गुजार चुका है। एनी शो। अच्छा, अब आप लोगों ने ऊपर जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, कहते हैं ब्रीफली डिस्क्राइब द मेजरमेंट बेसिस दैट मे बी यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ एसेट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपके आई कैप का क्वेश्चन है और साथ में आ जाते हैं 6 मार्क्स, राइट। थ्योरी के लिए अब आप लोगों ने तो थ्योरी देखा काफी सारी थी, आप लोगों ने सिर्फ इसको पढ़ना है और सिर्फ यही रिप्रोड्यूस करके देनी है, इससे ज्यादा आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना। हिस्टोरिकल कॉस्ट के बारे में बस यही कुछ आप लोगों ने लिखना है, करंट कॉस्ट, फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज, ओके, करंट वैल्यू एंड करंट कॉस्ट। ऑल राइट, एंड पे हमारे पास आता है मेजरमेंट ऑफ इक्विटी। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में इक्विटी की मेजरमेंट, अब अगर अभी के लिए आप लोग देखें ना तो मेजरमेंट में उसने आपको 4 चीजों की बात बताई, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। तो हालांकि टोटल हेड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो 5 होते हैं, इक्विटी भी उसमें शामिल होता है, इक्विटी को उसने अलग से जाके बताया। कहता है द टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इक्विटी, मतलब जो आपके पास उसका टोटल बैलेंस होता है, इज नॉट मेजर्ड directly. It equals the total of the carrying amount of all recognized assets less the total of the carrying amount of all recognized liabilities. तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन की बात नहीं कर गया, जैसे हम लोगों ने कहा था एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, देन कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, तो वही कुछ कहा गया है कि इक्विटी, कैपिटल की जगह पे इक्विटी का वर्ड आ गया। Equity is equal to all assets recognized in the financial statements less all liabilities recognized in the financial statements. All right, तो आपकी इक्विटी का पोर्शन बन जाता है वो। कहते हैं बिकॉज, कहते हैं डायरेक्टली हम लोग इसको नहीं आइडेंटिफाई कर रहे, इसको इनडायरेक्ट वे में जाके आइडेंटिफाई कर लेते हैं जब हम अपने नेट एसेट्स की बर्थ रेट ले लेते हैं, तो वो नेट एसेट्स हमारे पास इक्विटी का पोर्शन बन जाता है। कहते because the general purpose financial statements are not designed to show
an entity's value, the total carrying amount of the equity will not generally equal the aggregate market value of equity claims on the entity. Aggregate market value of equity claims on the equity. अभी ये तीनों पॉइंट्स पढ़ लो, फिर एक्सप्लेन करता हूं इसको. Amount that could be raised by selling the entity as a whole on a going concern basis, or the amount that could be raised by selling all the entities assets and settle all of its liability. अब बात क्या है, इक्विटी के बारे में बात कर रहा है कि एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्लेम्स ऑन द एंटिटी, ये इसके ना इक्वल नहीं होती जो हमने लिखी हुई है. इसकी रीजन क्या है, यार मैंने जब अपने शेयर इशू किए थे पावर वैल्यू के ऊपर, मैंने तो 10 रुपए पे रिकॉर्ड किया हुआ था. मेरी इक्विटी में भी तो एक शेयर 10 रुपए का ही शो हो रहा है, ऐसा ही है ना. जबकि मार्केट में वो शेयर 15 रुपए का है, मैंने अपने पास कितना रखा हुआ है 10 रुपए, इक्वल ही नहीं है. तो इसीलिए वो कहता है, और ये तो अब ये एक शेयर की बात है ना. अब अगर इसको एग्रीगेट टर्म्स में लेके चलो, जितने मर्जी नंबर ऑफ शेयर हो आपके पास, तो मार्केट में उनकी बर्थ कुछ और है, जबकि हमने उसको रिकॉर्ड किसी और वैल्यू के ऊपर किया हुआ है. तो इस वजह से ये इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे. द एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑन द एंटिटी, साथ में अमाउंट दैट कुड बी रेज्ड बाय सेलिंग द एंटिटी एज अ होल ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस. मतलब अगर हम अपनी सारी की सारे एसेट्स को सेल कर दें तब भी वो इक्विटी के इक्वल नहीं आने वाले. फिर वो कहते हैं द अमाउंट दैट कुड बी रेज्ड बाय सेलिंग ऑल द एंटिटीज एसेट्स एंड सेटल ऑल द लायबिलिटीज. कहते हैं नॉर्मली तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल एसेट्स माइनस, कहते हैं हम अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को खत्म करते हैं, हमारी इक्विटी के इक्वल नहीं आएगी अमाउंट. ऑलराइट, क्लियर. इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए उन्होंने कहा कि भाई कैपिटल मेंटेनेंस को देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस. कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल, तो इसको ना हम लोगों ने देखना है कि फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास क्या है और फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास. फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल की बात करें, अच्छा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब 5-6 मार्क्स तक इसमें से बन सकते हैं. थ्योरी पूछे तो आपके पास, जैसे हम लोगों ने कॉस्ट की अभी देखा था, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट वैल्यू, करंट कॉस्ट, उससे रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है. अंडर अ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल such as invested money or invested purchasing power, capital is synonymous with the net assets or equity of the entity. मतलब अब तक जितना हम लोग करते रहे उसको हम लोग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, कि जितनी अमाउंट इन टोटल हम लोगों ने बिजनेस में इन्वेस्ट की हुई होती है, या हम लोग यूं कह सकते हैं कि हमारे बिजनेस के नेट एसेट्स हमारा कैपिटल बन जाता है. मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज हमारे कैपिटल की वैल्यू बन जाती है. अब अगर फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल की बात करें, कहते हैं अंडर अ फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल सच एज ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी, capital is regarded as the productive capacity of the entity based on, for example, units of output per day. अब यहां पे देखें, कहते हैं अंडर द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, तो हमारे पास इक्विटी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस इक्विटी, देन एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी, ये हमारे नेट एसेट. ये फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल है हमारे पास. लेकिन फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल ये भी एक्सप्लेन होना है. क्या चीज है, कहते हैं लाइक एनी अदर इक्वेशन, change on one side of the accounting equation are matched by changes in the other side, therefore profit or losses for the period can be calculated from the difference between the opening and closing net assets after adjustments for any distribution during the period. तो आपसे कहते हैं चेंज इन इक्विटी किस तरह से आएगी, क्लोजिंग इक्विटी माइनस ओपनिंग इक्विटी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि चेंज इन इक्विटी हमारे पास कितना है. नेक्स्ट हमारे पास आता है इंक्रीज इन इक्विटी.
इंक्रीज इन इक्विटी किस वजह से हमारे पास आ सकता है? प्रॉफिट फॉर द ईयर, या अगर फर्दर किसी किस्म की कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाए, या हम उसमें से डिविडेंड पे कर दें। तो ये तीन सिचुएशन है कि हमारी इक्विटी में चेंज आ सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज आएगा प्रॉफिट की सिचुएशन में, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस होने की सिचुएशन में, और डिक्रीज आएगा जब हम उसमें से डिविडेंड पे कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। तो कहते हैं प्रॉफिट फिर हमारे पास क्या बनता है? तो इसी इक्वेशन से देखें, प्रॉफिट हमारे पास क्या बनेगा? इंक्रीज इन इक्विटी माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब देखें, इंक्रीज इन इक्विटी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्लोजिंग इक्विटी माइनस ओपनिंग इक्विटी। अच्छा, ये ना अब कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये इन्होंने खामखा इतना घुमाने की कोशिश की है। हालांकि आपके लिए ये बहुत सिंपल सी बात थी कि आप लोग एक अकाउंट बना लेते। यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं ब्रॉड डाउन बैलेंसेस, यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं कैरी डाउन बैलेंसेस, यहाँ पर आते रहते हैं प्रॉफिट्स, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो मैं यहाँ पे कैश है और बैंक बैलेंस, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे ही है ना? अब देखो, अब हम लोगों ने अगर प्रॉफिट फाइंड करना हो, प्रॉफिट फाइंड करना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? डिविडेंड्स ऐड होंगे क्लोजिंग बैलेंस के अंदर, लेस होंगे फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ये देखो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड लेस हो रहे हैं, और ओपनिंग बैलेंस लेस हो जाएंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट्स की वैल्यू आ जाएगी, बैलेंसिंग वैल्यू। ऑलराइट, तो यही चीज ना इधर इंक्रीज इन इक्विटी। अब इसको ना आप यूं लिख सकते हैं कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड प्लस डिस्ट्रीब्यूशन या डिविडेंड, ये किसके इक्वल आ गए हमारे पास? प्रॉफिट। अब देखो बात सुने, अगर आपने यहां से कोई बैलेंसिंग वैल्यू फाइंड करनी है ना, इस साइड से बैलेंसिंग वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी अपोजिट साइड आपस में ऐड होंगी, अपोजिट साइड आपस में ऐड होंगी। तो अपोजिट साइड में कौन कौन मौजूद है? एंड क्लोजिंग। तो देखो ये क्लोजिंग हमारे पास ऐड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ऐड हो रही है, और इनमें से लेस हो जाएंगी ये वाली वैल्यूज। अब इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? ओपनिंग लेस हो गया, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस लेस हो गया, तो बैलेंसिंग वैल्यू में कौन आ जाएगा? प्रॉफिट्स आ जाएंगे। ऑलराइट, किसी को इशू? ये इक्वेशन समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, अब नेक्स्ट देखें। This shows that the value ascertained to opening equity is crucial in the measurement of profits. Next, capital maintenance concept and determinations of profits. कि बेसिकली अब कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, और हम लोगों ने प्रॉफिट्स को किस तरह से डिटरमिन करना है, ये चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कहते हैं ओनली inflows of the assets in excess of amounts needed to maintain capital may be recorded as profits. Only inflows of assets in excess of amounts needed to maintain capital may be regarded as profits, and therefore as a return on capital. Hence, profit is the residual amount that remains after expenses, including capital maintenance adjustment where appropriate। और ये चीज अभी आप लोगों ने सीखनी है, कैपिटल की मेंटेनेंस अभी आप लोगों ने सीखनी है। have been deducted from income, financial capital maintenance। Under this concept, a profit is earned only if the financial money amount of the net assets at the end of the period exceeds the net assets at the beginning of the period, excluding any distribution to and contributions from, contribution से मुराद further capital introduce जैसे हम लोग कहते हैं, contribution from owners during the period। ये उसी इक्वेशन को यहाँ पर आके उसने एक्सप्लेन कर दिया कि जो हमारे पास
इसके नतीजे में जो प्रॉफिट्स वगैरह होते रहते हैं, कहता है नेट एसेट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड exceeds the net assets at the beginning of the period, excluding any distributions to and contributions from owners during the period. हम उसको प्रॉफिट जाके कहते हैं. फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस कैन बी measured in either nominal monetary units और यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट परचेजिंग पावर. अब नॉमिनल मॉनेटरी यूनिट्स कहते हैं कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग एंड यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट परचेजिंग पावर कॉल्ड कांस्टेंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग. ये दोनों कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं. फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस. Under this concept, a profit is earned only if the physical productive capacity or operating capability of the entity or the resources or funds need to achieve that capacity at the end of the period exceeds the net assets at the beginning of the period, excluding any distribution to contributions from owners during the period. This is also called current cost accounting, as the physical capital maintenance concept requires the adoption of the current cost basis of measurement. अच्छा, अभी तक थ्योरी पढ़ के ना कोई खास बातें नहीं समझ आती कि पता नहीं क्या पढ़े जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए ना मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ कि भाई फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में फर्क क्या है. इसका मतलब यह है कि यार अगर आज मैं आपको 1,000 रुपया लोन दूं और आप 6 माह बाद मुझे 1,000 रुपये ही वापस कर दो, हम इंटरेस्ट नहीं लेते, विदाउट इंटरेस्ट है, इसे कहा जाएगा फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस. कि जो मैंने इन्वेस्ट किया था वही मेरे नेट एसेट्स हैं, वही मैंने रिसीव करना है, इसे कहा जाता है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस. अमाउंट्स की टर्म्स में इसको देखना. लेकिन फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, मैंने कहा कि भाई आज मैं तुम्हें 1,000 रुपया उधार दे रहा हूं और आज के दिन जो पेट्रोल की प्राइस है ना वो 200 रुपीज पर लीटर है, तो तुम 1,000 रुपये में कितना पेट्रोल ले लोगे? बस 6 माह बाद तुम मुझे इतने पैसे देना कि मैं 5 लीटर पेट्रोल ले सकूं. ये फिजिकल मेंटेनेंस, ये फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस कि मैं आज तुम्हें 1,000 रुपया दे रहा हूं, पेट्रोल की प्राइस आज 200 रुपए है, तो तुम 5 लीटर पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवा दो. ठीक है. फ्यूचर में ऐसा ना हो कि तुम मुझे आके 1,000 रुपया दे दो, क्योंकि अगर तुमने मुझे 1,000 रुपया दिया और पेट्रोल की प्राइस हो गई 250, तो अगर फिजिकली देखो यार मैं तो गरीब हो गया हूं, मैंने तुम्हें 5 लीटर पेट्रोल डलवा के दिया था, तुम मुझे 4 लीटर पेट्रोल के पैसे दे रहे हो. ओके, तो अब तुम इतना करो मेरे लिए कि कम से कम इतनी अमाउंट मुझे दो कि मैं आज भी 5 लीटर पेट्रोल ही डलवा सकूं. तो तुम मुझे कितनी अमाउंट पे करोगे? तुम मुझे 1,000 नहीं करोगे, तो 50 के हिसाब से तुम मुझे 1,250 रुपीज पे करोगे. अब अगर तुम ये कहो कि भाई आप तो 250 रुपीज का इंटरेस्ट ले रहे हैं, नहीं भाई मैं कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा तुमसे, और क्वांटिटी में जाके देखो 5 लीटर पेट्रोल के पैसे दिए थे तुमसे, 5 लीटर पेट्रोल के मैंने पैसे लिए हैं. फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स. ऑलराइट, ये इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल है. तो अगर यहाँ पे लोग ये कहना देखो जनाब सूद ले लिया इसने 250 रुपए, भाई कोई सूद नहीं है और ये हराम नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने ये कहा है कि पैसे से पैसा ना कमाओ, आगे ना जाओ. लेकिन इस्लाम ने ये नहीं कहा कि ड्यू टू इन्फ्लेशन तुम अपने आप को गरीब कर लो. तो अगर तुम मुझे 1,000 रुपीज देते हो तो तुमने मेरा नुकसान कर दिया 250 रुपीज का. प्रॉफिट तो दूर की बात ही, तुमने मेरा नुकसान कर दिया. ऑलराइट, तो इस कॉन्सेप्ट को भी साथ में देखना पड़ता है. अब ये कॉन्सेप्ट पढ़ने का मकसद क्या था कि देखिए भाई आपको पता है कि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है ना उतनी ही ज्यादा रिटर्न मौजूद होता है. इसी कॉन्सेप्ट को जरा फर्दर देखो कि भाई मैंने ना अपना एक पेट्रोल पंप का बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें मैंने जो इन्वेस्टमेंट अपनी कर दी ना वो 1,00,000 रुपया, सपोज के 1,00,000 रुपए कर दी. ओके, मैं कुछ भी अमाउंट,
और उन दिनों में पेट्रोल की प्राइस थी 200 रुपीज पर लीटर। तो बताओ मैं अपनी इस इन्वेस्टमेंट में इन टोटल कितने लीटर पेट्रोल परचेज कर सकता हूं? 500 लीटर पेट्रोल। अच्छा, अब अगर मुझे 1 लीटर पर 10 रुपए बचते हैं तो मुझे कितने का बेनिफिट हो जाएगा? मुझे 5,000 रुपए का बेनिफिट हो जाना है। कब? 1 लाख रुपए के ऊपर 5,000 रुपए का रिटर्न है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब अगर मैं अपनी इस कैपिटल को मेंटेन नहीं करता, मैं इसको 1 लाख रुपया ही रहने दूं, ये फ्यूचर में बाद में आप लोगों ने ये चीजें देखनी होंगी, और पेट्रोल की प्राइस हो जाती है 250, तो मैं कितने लीटर पेट्रोल परचेज कर पाऊंगा? 400 लीटर। और अभी भी अगर मैंने अपनी बचत 10 रुपए ही रखी हुई है, तो अब मुझे 1 लाख रुपए के ऊपर कितना बेनिफिट हो रहा है? 4,000 का। और ये फर्क सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से है। तो इस इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को देखते हुए ना मुझे अपने कैपिटल को भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अब क्वांटिटी में कम आता हूं तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाना है नेक्स्ट ईयर के लिए। हालांकि मेरी इन्वेस्टमेंट तो अभी भी 1 लाख रुपए की ही थी, तो मैं इसको ना जाके मेंटेन करूंगा। और यही मेंटेनेंस हम लोगों ने यहाँ पे सीखनी है कि कौन से इम्पैक्ट्स को हम लोगों ने लेकर आना है। आई होप कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ऑलराइट। और जिस तरह से हम लोग कहते रहते हैं कि हम लोग प्रॉफिट्स को शामिल कर देते हैं कैपिटल में, सपोज मैं यहां पर आके 5,000 रुपए का प्रॉफिट भी शामिल कर देता, तो यहां पर देखो मेरे पास अमाउंट हो जाती 105,000 और पेट्रोल की प्राइस हो गई 250। तो अभी तो मैं 500 लीटर तो नहीं परचेज कर पा रहा, फिर भी तो क्वांटिटी कम ही है। तो मुझे कुछ ऐसे मेजर्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फर्दर इस सारे कॉन्सेप्ट को इन डिटेल्स देखने के लिए। कैपिटल मेंटेनेंस एडजस्टमेंट्स, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, profits represents the increase in profits represent the increase in nominal money capital over the, वो जो मैंने 1 लाख रखा हुआ था, 5,000 का प्रॉफिट आया ना मुझे 500 लीटर को सेल करने के ऊपर, तो मेरे पास जो कैपिटल में इंक्रीज आएगा 105,000 का आ जाएगा। ऐसा ही है ना? और 5,000 रुपए का मतलब मजीद इंक्रीज होकर वो 105,000 बन जाएगा। Thus, increase in the price of assets held over the period. Increase in the price of the assets held over the period. वो जो इन्फ्लेशन के बाद 200 से 250 हो गया था पेट्रोल की प्राइस, उसकी बात कर रही है। Holding gains are conceptually profits. They may not be recognized as such until this। और ये जो इन्वेंट्री हम लोग परचेज क्या करते हैं, इसमें गेन तब तक रिकॉग्नाइज नहीं होता जब तक कि वो हम लोग सेल ना करते। भाई मुझे पता है ना कि मैंने 200 रुपए लीटर पेट्रोल लिया हुआ है, 210 रुपए में मैंने सेल करना है, 10 रुपए पर लीटर मुझे प्रॉफिट है। मैं 10 रुपए को जाके रिकॉर्ड नहीं कर सकता जब तक कि वो 1 लीटर पेट्रोल में सेल ना कर लूं। राइट? कहते हैं as mostly historical cost is used, no adjustment to profit is required. Financial capital maintenance में देखें, profit represent the increase in invested purchasing power over the period। इसको इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं ले रहा, नॉमिनल वैल्यू नहीं ले रहा, कहते हैं परचेजिंग पावर को देखो। बेसिकली जो तुम्हारा प्रॉफिट है ना वो तुम्हारी परचेजिंग पावर में इंक्रीज है। कि भाई अगर तुम पहले 500 लीटर पेट्रोल परचेज कर पा रहे थे, आज अगर तुम 520 लीटर पेट्रोल परचेज करने की सलाहियत रखते हो तो ये 20 लीटर तुम्हारा प्रॉफिट है। गॉट इट? फिर देखें, thus only that part of the increase in the prices of the asset that exceeds the increase in the general level of prices is regarded as profit. The rest of the increase is treated as capital maintenance adjustment and hence as part of equity। इसलिए तो इक्विटी के अंदर हम लोगों ने रिजर्व्स के अकाउंट्स बनाए हुए होते हैं,
वो रिजर्व के अकाउंट हमारे इस एडजस्टमेंट के लिए यूज होते रहते हैं। The journal entry for capital maintenance adjustment is statement of profit or loss, debit and inflation reserve। हम लोगों ने अलग से एक जर्नल रिजर्व जैसे बनाते थे, तो हम लोगों ने एक इन्फ्लेशन का रिजर्व बनाया हुआ होता है, उसको हम लोग जाकर क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट और इन्फ्लेशन रिजर्व क्रेडिट। फिर कहते हैं फिजिकल मेंटेनेंस, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। प्रॉफिट्स रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन फिजिकल कैपिटल ओवर द पीरियड। All specific prices changes affecting the assets and liability of the entity are viewed as changes in the measurement of the physical productive capacity of the entity. Hence, they are treated as capital maintenance adjustment that are part of equity and not as a profits. और इसके लिए जो हमारे पास जर्नल एंट्री आती है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू करंट कॉस्ट रिजर्व्स के तौर पे चली जाती है। अब देखें जरा इसकी एग्जांपल। कहते हैं एक्स लिमिटेड कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी ईयर 1। अब ईयर 1 के लिए तो मतलब ओपनिंग हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, विद अ सिंगल आइटम ऑफ इन्वेंटरी विच कॉस्ट रुपीज 10,000। 10,000 रुपए की एक इन्वेंटरी की वैल्यू है हमारे पास। ड्यूरिंग द ईयर इट सोल्ड द आइटम फॉर रुपीज 14,000 कैश। अब जाहिर देखा जाए तो 4,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हो जाता है। कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर जर्नल इन्फ्लेशन वाज 5%, बट द इन्फ्लेशन स्पेसिफिक टू द आइटम वाज, ये डिफरेंस आता रहता है। क्या आपने एक तो ओवरऑल इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को देखना है, जर्नल इन्फ्लेशन, और दूसरा उस स्पेसिफिक आइटम के इंपैक्ट को भी जाकर देखना है। फिर आपसे रिक्वायर्ड क्या किया गया, कहते हैं कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड प्रिपेयर समरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर ईयर 1 अंडर द फॉलोइंग कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म में एंड रियल टर्म में, और साथ में फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। तो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस आप लोगों ने दो तरह से देखनी है, मनी टर्म्स एंड रियल टर्म, और दूसरा फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस आप लोगों ने देखना था। इससे रेलिवेंट पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। और सेम ऐसे ही कि आप लोगों ने फाइनेंशियल एंड फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस बताना होता है। अब अगर आप लोग देखें भाई, रेवेन्यू में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है, चाहे जो मर्जी कैपिटल मेंटेनेंस हो, राइट। अच्छा, इसमें अगर आप लोग देखें तो आपके पास कॉस्ट में भी किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। अब नॉर्मली क्या होता रहता है कि रेवेन्यू में से हम लोग कॉस्ट ऑफ द एसेट को माइनस करते हैं, हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाती है। क्लियर। और इसे क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इन मनी। अब चलते हैं जरा रियल टर्म्स की तरफ। रियल टर्म्स में क्या होता रहता है, इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को लेकर आए। ये कॉस्ट तो पुरानी कॉस्ट थी ना, आज अगर देखो तो क्या कॉस्ट 10,000 रुपए है, हमने कहा नहीं, अब 5% का इन्फ्लेशन का इफेक्ट आएगा। तो 5% का इन्फ्लेशन का इफेक्ट, क्या आज आपको 10,000 रुपए की चीज मिलेगी? नहीं। कितने की मिलेगी? 5% के हिसाब से 10,500। तो आपकी कॉस्ट क्या 10,500 नहीं होनी चाहिए? तो आपने 10,000 वो माइनस करना है कॉस्ट ऑफ सेल, और 500 रुपीज का इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट्स करनी है। और अगर आप लोग जर्नल इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को लेकर आए तो ये फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस रियल टर्म्स बन जाएगा 5% के हिसाब से। तो देखो आपके पास प्रॉफिट कितना आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग स्पेसिफिक आइटम के ऊपर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट लेकर आए तो उसे क्या कहा जाता है, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। देखिए, अब रेवेन्यू और कॉस्ट आपने सेम रखनी है। अब इसके ऊपर जो स्पेसिफिक आइटम के ऊपर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट था ना, वो लेकर आओ, वो 10% था। तो फ्यूचर में आपको ये चीज कितने की मिलने वाली है? 11,000 रुपए की। 10,000 रिकॉर्ड कर दिया, मजीद 1,000 रिकॉर्ड कर देंगे, और प्रॉफिट कितना चला जाएगा? 3,000। ऑलराइट।
जनरल फाइनेंशियल का पार्ट बन जाती है, स्पेसिफिक फिजिकल का पार्ट बन जाती है, एंड विदाउट इन्फ्लेशन ये मनी टर्म्स कहलाती है। क्लियर? अगर इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को नहीं, इससे पहले आप लोगों ने कभी नहीं देखा है ऐसा, तो वो मनी टर्म्स के अंदर आप लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते होती है। अगर जर्नल इन्फ्लेशन के रेट को लेकर आए तो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस ही है, लेकिन रियल टर्म्स के अंदर। और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में आप लोगों ने स्पेसिफिक इन्फ्लेशन के रेट को देखना होता है। ऑलराइट, क्लियर है ये बात? अच्छा, अब यहाँ पे देखें कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट। यार मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं 10,000 रुपए का मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, एम आई राइट? 10,000 रुपए की ही गुड्स आ गई थी मेरे पास, 10,000 रुपए ही मेरा कैपिटल था। अब क्या हुआ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें, यहाँ पे जरा गौर करें। अगर इस साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की मैं बात करूं, ये 10,000 तो आपको समझ आ गया ना, जो मेरे पास इक्विटी का ओपनिंग बैलेंस समझ लें, या ड्यूरिंग द ईयर जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाए 10,000 रुपए, ये वो है। अब अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं, या 14,000 रुपए की चीजें मैंने सेल की हैं, मेरे पास 14,000 रुपए पड़ा भी तो होगा मेरे कैश में, तो ये देखो कैश का बैलेंस 14,000, तो मेरे एसिड्स की वर्थ कितनी हो जाती है, जबकि मेरे पास कैपिटल कितना रखा हुआ है, 10। अब अगर मैं फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में रियल टर्म्स की बात करूं, मैं तो 4,000 रुपए का जाके प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दूंगा और मेरे एसिड्स के इक्वल आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर? ये तो सिंपल था कॉन्सेप्ट जो अब तक आप लोग करते रहे। अब आपने कैपिटल मेंटेनेंस करनी है यहां पर इन्फ्लेशन की वजह से। अब अगर आप लोग जाए फाइनेंशियल रियल टर्म्स के अंदर, कैश तो 14,000 रुपए का मौजूद है, आपने अपना कैपिटल 10,000 का इंट्रोड्यूस किया हुआ है, उसको वैसा ही रखें, लेकिन अब आपने अपने कैपिटल को इतना मेंटेन करके रखना है कि सेम इन्वेंट्री आप अगले साल परचेज करने की सलाहियत रखते हो, अपनी परचेजिंग पावर। अब देखो अगर 5% जनरल टर्म्स के मुताबिक लेके चलो तो अगले साल मुझे वो इन्वेंट्री कितने की मिलेगी? अगले साल वो इन्वेंट्री मुझे कितने की मिलेगी? 10,500 रुपए की। ऐसे ही है ना? मेरा कैपिटल 10,000 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उसको 10,000 रखता हूं ना, तो 10,000 रुपए में तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, मुझे नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने उसको कितने पे मेंटेन किया, तो इसमें क्या करूंगा, इन्फ्लेशन और करंट कॉस्ट रिजर्व में मैं जाकर 500 रुपीज रख दूंगा। ओके, और ये मेरे पास कहां पे चला जाएगा, इन्फ्लेशन रिजर्व के तौर पर 500। और अब जो प्रॉफिट मैंने रिकॉर्ड करना है ना, वो 4,000 का नहीं करना। रिटेन अर्निंग्स में मैं कितना जाके बैलेंस रखूंगा, 3,500 रुपीज का, जो मैं अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। क्योंकि अगर मैंने अपने शेयर होल्डर्स को 4,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, होता नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी अगर कर दिए तो नेक्स्ट ईयर में मैं वो परचेजिंग पावर नहीं ले पाऊंगा। क्लियर? इसीलिए मैं यहां से उठा के पैसे प्रॉफिट में से अगले साल के इन्फ्लेशन के साथ लड़ता हूं पहले, और फिर जो बचता है वो रिटेन अर्निंग में रखता हूं। यही कॉन्सेप्ट अगर 10% के लिए लेकर आओ तो मुझे कितने पैसों की जरूरत होगी अगले साल, तो 11,000 रुपये अपने पास कैपिटल के तौर पे रखो, 10,000 पड़ा हुआ है, 1,000 रुपया उठाओ प्रॉफिट्स में से और यहाँ पे रखो, रिजर्व में लेकर आओ, इसको 11,000 रुपये पे रखो, और रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितने पे मेंटेन रखो, 3,000 रुपीज। ऑल राइट, अब ये बात समझ आ गई है? नेक्स्ट देखें, अब इसके ऊपर ये कमेंट्स वगैरह ये लिखे हुए हैं एज इट इज, जैसे मैंने आपको बातें बताई हैं ये सारी वही बातें लिखी हुई कि भाई अगले साल मुझे 11,000 रुपये चाहिए होंगे सेम इन्वेंट्री लेवल को अचीव करने के लिए, तो मैंने 1,000 रुपीज अपने पास करंट कॉस्ट के रिजर्व के तौर पे जाके महफूज कर लिया, जबकि रिटेन अर्निंग में 3,000 आ गया। तो आपने इसकी जस्ट एक रीडिंग कर लेनी, आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी। फिर कहते हैं कंपेयरिंग द टू कॉन्सेप्ट्स, neither the conceptual framework nor accounting standards require the use of specific capital maintenance concept। अब देखो पूरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर डाले, कहीं पे ये चीज पढ़ी थी,
कि आप लोगों ने ऐसा कुछ करना है। इवन के स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भी हम लोगों ने नहीं देखा था, उसका तो सबसे गहरा ताल्लुक था इसके साथ। लेकिन कहीं क्योंकि ना तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने हमें कुछ बताया था और ना ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कुछ बताया था हमें। अब यहाँ पे देखें, कहते हैं इन प्रैक्टिस ऑलमोस्ट ऑल एंटिटीज यूज मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। हर कोई फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस ही कर रहा है, और मनी की टर्म्स में मतलब ये जो आपके पास आ रही थी मनी टर्म्स, मतलब इन्फ्लेशन को नहीं देख रहे होते वो लोग, हर कोई इसी तरह से कर रहा है। लेकिन होता क्या है इधर, बट बोथ कॉन्सेप्ट्स कैन प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। जैसे कि दस अ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल शुड बी अडॉप्टेड इफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर primarily concerned with the maintenance of nominal investment capital or the purchasing power of invested capital. If however, the main concern of users is with the operating capability of the entity. A physical concept of capital maintenance should be, इसकी एग्जांपल एक और बड़ी बेहतरीन सी एग्जांपल मैं आपको दूं कि जैसे आपसे कहा जाता है ना कि भाई अगर आपके पास 1 मिलियन रुपीज है ना, मतलब 10 लाख रुपए हैं आपके पास, तो आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाएं, सुकून से घर में बैठे, आपको पर मंथ के हिसाब से सपोज कि 10% मिलता है, चलिए 12% करें तो पर मंथ 1% आपको मिल जाता है उसके ऊपर। ओके, तो अगर 10 लाख रुपए आपने दिए हुए हैं तो मतलब 10,000 रुपये आपको मिलते रहेंगे पर मंथ। इस हिसाब से क्या होता है, कहते हैं 10 साल तक जमा करवाएं, 10 साल के बाद आके अपना 10 लाख रुपए ले जाना। अब वहां बड़ी खुश होती है कि देखो यार 10 साल तक 10,000 रुपये भी लेता रहा, और 10 साल के बाद आके मुझे मेरा 10 लाख भी मुझे वापस मिल गया। लेकिन भाई जिस दिन तुमने वो 10 लाख इन्वेस्ट किया था उस दिन के 10 लाख रुपए में, और 10 साल के बाद तुम्हें तुम्हें जो 10 लाख रुपए मिल रहा है उसके 10 लाख रुपए में जमीन आसमान का फर्क है। तुमने उतना गेन नहीं किया यहाँ से जितना तुम लोग लॉस कर चुके हो। बाजार दिखने में वो 10-10 लाख रुपए हैं दोनों, लेकिन अगर आप लोग इसी को लैंड में इन्वेस्ट कर लेते हैं, इसी को लैंड में इन्वेस्ट कर लेते, तो आप देखें कि सपोज उस टाइम पे लैंड थी 2 लाख रुपीज पर मरला, 5 मरले का एक प्लाट आ सकता था ना 10 लाख रुपए में, 5 मरले का एक प्लाट आ सकता था। 10 साल के बाद आपको क्या लगता है उसकी प्राइस क्या होगी? 10 साल के बाद जैसे आजकल ये प्रॉपर्टी की प्राइस चल रही हैं, ज्यादा भी नहीं तो 5 लाख रुपए पर मरला जरूर पहुंच जाता वो, तो आपका वो 10 लाख रुपए ना 25 लाख बन जाता। तो वो 10 साल के बाद बेसिकली आपके पास 10 लाख रुपए ना होता, हालांकि पीस ऑफ लैंड वही 5 मरले ही था, क्वांटिटी में देखो वही 5 मरले था, लेकिन अगर उसको प्राइस में कन्वर्ट करो तो आपके 25 लाख रुपए बने पड़े हैं। और अगर आप लोग अपना इंटरेस्ट वगैरह शामिल करके देखो तो आपके पास इतनी अमाउंट नहीं मिली, तो फिर 6 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट मिला 12% के हिसाब से। 6 लाख रुपए 10 लाख रुपए के ऊपर 5 सालों में 6 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट मिल गए हैं, तो मतलब टोटल 16 लाख रुपए, और वहां से 25 लाख रुपए। 8 लाख। तो आप लोग अगर अपना पैसा बैंक में रखते हो तो आप अपने आप को डे बाय डे गरीब कर रहे हो, आप अपना नुकसान खुद कर रहे हो, आपकी करेंसी डी वैल्यू हो रही। ओके, तो कभी भी बैंक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट नहीं रखना चाहिए। बैंक में बैलेंस उतना रखो जो मुश्किल वक्त में आपके काम आ सके बस, अदरवाइज इन्वेस्ट हो कहीं और। ओके, और यही बात आपने दूसरों को भी समझानी है, जहां जॉब वगैरह कर रहे हो, जो फाइनेंस फाइनेंस ऑफिसर बन के बैठे होंगे उसे नहीं बताएंगे, उसे क्या कहेंगे बैंक में डिपॉजिट करवा दे। तो आपने हर तरह से ये चीजें सोचनी, और फिर पीस ऑफ लैंड भी पता चले बंजर जमीन में जाके पीस ऑफ लैंड ले लिया है। तो ऐसा भी नहीं कर, वहां लेना है जहां पर ग्रोथ हो, पता चले वो 2 लाख रुपए मरला बाद में 1 लाख रुपए में भी कोई नहीं ले रहा, तो ऐसा डिसीजन भी नहीं ले लेना कि सर ने कहा था पीस ऑफ लैंड परचेज करते हैं। जी, प्राइस बॉन्ड लेने हैं, ले ले भाई, हो सकता है तुम्हारा कोई छक्का निकल आए। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस
is likely to be the most relevant to investors as they are interested in maximize the return on their investment and therefore its purchasing power. अब देखो, अगर आपको पता हो कि डे बाय डे आपकी परचेजिंग पावर कम होती जा रही है, आप जितना आज इन्वेस्ट करके जितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हो आप बाद में इतना नहीं कर पा रहे, तो बेटा आपकी इन्वेस्टमेंट बेसिकली कम हो रही है, आपको अब उतना रिटर्न नहीं मिलने वाला। जैसे कुछ देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दी, देखिए 500 लीटर पेट्रोल लेकर मुझे तो वही 10 रुपए बच रहे हैं ना, मैं 5,000 रुपए का रिटर्न ले रहा हूँ। सेम इन्वेस्टमेंट पर अगर मैं उसमें मेंटेन नहीं करता उसको, सेम इन्वेस्टमेंट पर जब नेक्स्ट ईयर चाहता हूँ ड्यू टू इन्फ्लेशन, हालांकि मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था, लेकिन सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई है। कहने को अभी भी मैंने 100,000 ही इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन क्वांटिटी मैं 400 लीटर लेके आ रहा हूं, अब मुझे रिटर्न 4,000 का मिल रहा है। तो इस चीज को ना आपने हमेशा मेंटेन करना होता है कि एटलीस्ट आपकी परचेजिंग पावर इक्वल रहे। ओके जी, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। Physical capital maintenance is likely to be most relevant to management and employees as they are interested in assigning an entity's ability to maintain its operating capacity. This is particularly true for manufacturing business, where management may need information about the ability of the business to continue to produce the same or a greater volume of goods. इसलिए आपको रिजर्व तो रखने चाहिए। और आप लोग देखें कि इस इन्फ्लेशन की वजह से हम लोगों ने इन्फ्लेशनरी रिजर्व मेंटेन किया हुआ था, तो फ्यूचर में हमें मुश्किलात का सामना ना उठाना पड़े। नेक्स्ट देखें, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल हमारे पास आ जाती है। अब ये फर्स्ट एग्जांपल बिल्कुल वैसी जैसे अभी हम लोग करते हैं, इसमें देखें क्या कहते हैं। Carry starts the business person year 1, carry sole shareholding contribution capital of rupees 1,000, carry purchase one item of inventory for rupees 1,000 and sold the inventory for cash 1,400। अब देखें सिर्फ इतना फर्क आ रहा है, 10,000 को 1,000 और 14,000 को 1,400 कर दिया है, उसके अलावा और कोई भी फर्क नहीं है। और फिर क्या कहते हैं, एट द टाइम ईयर 1 द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द सेम आइटम ऑफ इन्वेंटरी इज रुपीज 11। ईयर 1 के एंड पर सेम आइटम आपको 1,100 रुपीज का मिलता है, मतलब 10% का उसमें इंक्रीज है। अब उसके अंदर जो इन्फ्लेशन है ना वो 10% के हिसाब से है, जबकि जनरल इन्फ्लेशन कितनी है 7%। क्या कहते हैं, कहते हैं कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड प्रिपेयर समरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 31 दिसंबर ईयर 1 अंडर द फॉलोइंग कैपिटल मेंटेनेंस, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कांस्टेंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग। ऑलराइट, मुझे बिल्कुल फिजिकल तो हमारे पास आ गए हैं ना, जब हम लोग करते रहते हैं इसको स्पेसिफिक आइटम्स के ऊपर इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए, और दूसरा फाइनेंशियल में एक रियल टर्म्स के मुताबिक आ गया, मनी टर्म्स के मुताबिक। जो मनी टर्म्स के मुताबिक है वो आपके पास हिस्टोरिकल कॉस्ट है, और जो रियल टर्म्स के मुताबिक है वो आपके पास कांस्टेंट परचेजिंग पावर के हवाले से आ गया। अब यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल मेंटेनेंस, देखिए भाई रेवेन्यू में और कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं, या आपने सेम रख सकते हैं, सिर्फ फर्क है अब ये फिजिकल है तो आपको देखें फ्यूचर में आपको यही आइटम कितने का मिलेगा 1,100 का, तो 100 रुपीज आप चार्ज करें, 100 रुपीज यहाँ पे, तो आप अपना प्रॉफिट 400 का ना लिखो 300 का, ये फिजिकल है। अब अगर फाइनेंशियल के ऊपर चले जाएं, कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, तो भाई सिंपल रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दो, तो ये आपके पास प्रॉफिट आ गया। लेकिन अगर आपके पास आ रहा है कांस्टेंट परचेजिंग पावर, तो फिर आप लोगों ने जनरल इन्फ्लेशन रेट को जाके देखना है, 7% था तो 1,000 का 7% कितना बन जाएगा, तो आपने 70 चार्ज करना है और अपना पास 330 का प्रॉफिट लेके चले जाना है। अब अगर इसकी बैलेंस शीट की हम लोग बात करें तो भाई कैश तो मेरे पास 1,400 का आ रहा है, इन्वेस्टमेंट मेरी 1,000 की है। अब यहां पर आता है फिजिकल के अंदर आपने रिजर्व्स को मेंटेन करना होता है स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक, और वो 100 का था, आप 100 के मुताबिक करें। फाइनेंशियल में अगर आप लोग देखें हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, मतलब मनी टर्म्स में आपने कोई रिजर्व क्रिएट नहीं करना होता।
और अगर आप लोग देखें अपने पास रियल टर्म्स के मुताबिक फाइनेंशियल को, तो आपने जर्नल टर्म्स के मुताबिक इसको मेंटेन करना होता है। ऑल राइट, ये बात क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, अब देखें प्रॉफिट, इसके लिए 300, इसके लिए 400 और इसके लिए बैलेंसिंग वैल्यू आपके एसेट्स के इक्वल चली जाती है। ऑल राइट, तो नोट देखें, कहते हैं शेयर कैपिटल एट द ईयर एंड इज restated under the physical capital maintenance concept for an increase in the specific price and under constant purchasing power accounting for। तो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल नोट था आप लोगों के लिए। तो एमसीक्यूज इसमें से बन सकता है कि आपने क्या करना है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये चीज कोई बहुत मुश्किल लगी हो। हाँ ठीक है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, लेकिन बस 3 चीजें हैं कैपिटल मेंटेनेंस के अंदर, फिजिकल और फाइनेंशियल। वैसे तो 2 हैं, फिर फाइनेंशियल में 2 हैं, एक मनी टर्म्स और दूसरी मनी टर्म्स को हिस्टोरिकल, और जो मेरे पास रियल टर्म्स हैं वो कांस्टेंट परचेजिंग पावर। ऑलराइट, कर लेंगे। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 9, analysis the above statements as true or false along with the reasons for the selected answers। अच्छा, आई क्या आपका काफी सारा रुझान इस साइड पे जा रहा है कि उसने ना कॉन्सेप्ट्स की चैटिंग करनी आते हैं या नहीं आते। तो उसने ना प्रीवियस एग्जांपल ये जो पेपर हुआ था उसमें भी ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन आ गए थे, ट्रू एंड फॉल्स। अब बिलीव मी कि मेरे स्टूडेंट ने 100/100 उसमें मार्क्स लिए थे। उसकी रीजन पता है क्या थी? कि उन्होंने ना बुक का एक एक वर्ड पढ़ा हुआ था, उन्हें पता था कि यार ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, ये कहाँ पे हमने पढ़ी थी, ये क्यों गलत है। देखो, सही होने की रीजन नहीं बताई जाती, गलत होने की फिर रीजन बताओ कि भाई मैं इसको गलत क्यों कर रहा हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसमें से ना ट्रू एंड फॉल्स को जरा आइडेंटिफाई करो, सॉल्यूशन को भी देखने की जरूरत नहीं है। जी जल्दी करें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड आईएफआरएस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क शैल प्रिवेल। तो ये हम लोग ने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि ऐसी सिचुएशन में हमेशा आईएफआरएस प्रिवेल कर जाते हैं। तो ये हमारे पास concept framework is not an international financial reporting। ये सही बात है, ये आईएफआरएस नहीं है। हाँ, आईएफआरएस बनाने के लिए एक बेस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड्स नहीं है हमारे पास। एचआर रिलेटेड कॉस्ट is recognized as an asset in the financial statement since economic benefits is probable from human। क्या एचआर रिलेटेड कॉस्ट जाती रहती है हमारे पास एसेट की कॉस्ट का? एडमिन एक्सपेंसेस वगैरह कभी भी हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट नहीं बनते। फिर internally generated goodwill is recognized as asset and measured at fair value in the financial। तो कभी भी इंटरनली जनरेटेड गुडविल आपका एसेट नहीं हो सकते। अब बेसिकली बात यह है कि इसका ताल्लुक इंटेंजिबल एसेट से IAS 38 से, और वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी। When economic benefits are arise over several accounting periods and the association with income can only be decided in board terms, expenses should be recognized in profit and loss of each accounting period on the basis of systematic and rational allocation procedures। हाँ जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्या आपने ऐसा ही करना है। फिक्स्ड एसेट के साथ भी हम लोग ऐसे ही करते हैं कि उसके मतलब कैपिटल नेचर में लेकर आते हैं ना, तो फिर उसको हम लोग अगर 5 साल उसकी लाइफ है, 5 साल तक एक्सपेंस बनाते रहते हैं। इसी तरह इनकम वगैरह के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है। 6 नंबर, when an item of expenditure is not expected to provide any future economic benefits, it is recognized as an asset in the financial statement। अब देखो, जब कहते हैं is not expected to provide, तो एसेट होते ही वही है जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स थे, तो ये बात इसकी गलत है। इन फेयर वैल्यू मॉडल मेथड assets are measured at the amount that would be paid to purchase the same or a similar asset currently। हाँ जी,
ये फॉल्स है। अच्छा, ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि ये करंट कॉस्ट की डेफिनेशन है, फेयर वैल्यू की डेफिनेशन नहीं है। तो देखो, करंट कॉस्ट में हमने नहीं कहा था कि सिमिलर एसिड्स, इक्विवेलेंट एसिड्स, तो करंट कॉस्ट में यूज किया जाता था, फेयर वैल्यू में यूज नहीं किया जाता। आई होप कि एग्जाम्पल नंबर 9 आप सब बच्चों को समझ आ चुकी होगी। ऐसा ही है। एग्जाम्पल नंबर 10 की रिक्वायरमेंट्स भी ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, गिव रीजंस फॉर स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड एज फॉल्स। रीजन हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट की दी जाती है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 भी आपके साथ बिल्कुल वैसा, जरा एक नजर इसको देखें। इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट, physical capital maintenance measures profits in terms of increase in production capacity of an entity. ये ट्रू फॉल्स। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में हमेशा आउटपुट के हवाले से देखा जाता था ना, तो इसलिए वो कहता है इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन एंटिटी। तो ये हमारे पास फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस के लिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर ट्रू है तो रीजन देने की जरूरत नहीं होती। इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस, मतलब ड्यू टू इन्फ्लेशन, profits will be overstated and assets will be understated when financial statements are prepared on the basis of। अब ये बात भी इसकी बिल्कुल सही है कि अगर इन्फ्लेशन हो गई हैं, प्राइसेस इंक्रीज हो चुकी हैं, जबकि आपने तो अपने एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रख के उसको WDV पर लेकर आ गए और आपने उसको कम कर दिया है, तो आपके एसेट्स अंडरस्टेटेड हैं। ओके, और जो आपके प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं ना, ये आपके ओवरस्टेटेड होते रहते हैं। ये बात इसकी बिल्कुल सही है। इन केस इनकम रिप्रेजेंट ऑल इंक्रीजेस इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटी दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन इक्विटी। अब देखिए, इनकम रिप्रेजेंट्स ऑल इंक्रीज इन एसेट्स, तो इनकम की वजह से एसेट्स में इंक्रीज आता है, लाइबिलिटीज में डिक्रीज आता है, और इसकी वजह से इक्विटी में इंक्रीज आता रहता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास does not include those increase in equity which are relating to from holders of। अब यहां पर उसने जो बात हमने की थी ना, ये देखें, उसने कहा था इनकम रिप्रेजेंट ऑल इंक्रीज इन दिस। और अगर आप लोगों को इनकम की डेफिनेशन याद हो ना, उसके बाद यहाँ पर ये बात वैसे इसने बिल्कुल ठीक लिखी हुई थी, लेकिन ये ना इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। इधर लिखा हुआ था अदर देन कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम शेयर होल्डर्स। ओके, तो ये बात यहाँ पे मेंशन ना होने की वजह से इसको फॉल्स किया गया है। इसी तरह से टू बी अ परफेक्टली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, a depiction would have 3 characteristics। 4 नहीं थी? तो यहाँ पे देखो, अब ये चीज ना पड़ी हुई होती कभी हम बता सकते हैं। अच्छा, ये कौन कौन सी? वुड बी कंप्लीट, रेलिवेंट, वेरीफाइबल। कंप्लीट, कंप्लीट थी या कंपेयरेबल थी? कंपेयरेबल थी। ओके, अब यहाँ पर देखो ये फॉल्स स्टेटमेंट, अब उसने क्या कहा, कौन सी थी? द 3 कैरेक्टर्स आर कंप्लीट, न्यूट्रल एंड फ्री। अच्छा, ये कंप्लीट वो दूसरे वाली वो हमें बता, वो तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना उसकी, वो 4। और यहाँ पर क्या थी? कंप्लीट, न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एरर्स। और यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है? रेलिवेंट एंड वेरीफाइबल। तो उसने ना ये इस कैरेक्टरिस्टिक्स को, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की कैरेक्टरिस्टिक को और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो 4 थी उनको मर्ज करके यहाँ पे लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो ये हमारे पास थी कंप्लीट, न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एरर्स। ऑलराइट, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इन वैल्यू इन यूज मेथड, assets are measured at the amount that would be paid to purchase the same। गलत बात हो गई, सेम और ये तो करंट कॉस्ट की डेफिनेशन है, वैल्यू इन यूज की डेफिनेशन ये नहीं है। फॉल्स वैल्यू इन यूज इज द present value of cash flows or other economic benefit that an entity expects to derive from the use of an asset and from its। अब यहां से ना बेसिकली हमें पता चलता है कि इनकेस मुझसे वैल्यू इन यूज पूछ ले, ये वो कीवर्ड्स हैं जो मुझे हर हाल में लिखने चाहिए।
कि ये वैल्यू इन यूज के लिए ये बात आप लोगों ने जरूर जाके लिखनी है। फिर 6 पॉइंट देखें, कहते हैं करंट कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू आर एग्जिट वैल्यूज, जबकि ऐसा नहीं होता रहता। करंट कॉस्ट इज एन एंट्री वैल्यू व्हाइल द फेयर वैल्यू इज एन, क्योंकि ये डिस्पोजल के लिए होता है ना, कि अगर एसिड को आज के दिन सेल करें तो क्या वैल्यू, ये एग्जिट वैल्यू है, लेकिन करंट कॉस्ट एग्जिट वैल्यू नहीं। अच्छा, फिर हमें कहते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ स्टैंडर्ड ओवरराइड्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। बिल्कुल सही बात है, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स ओवरराइड्स कर जाती हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये बात सही है। नेक्स्ट, financial capital maintenance. Financial capital maintenance is likely to be the most relevant to investors as they are interested in maximizing the return on their and अब देखो ये बात भी सही है, फाइनेंशियल कैपिटल मैनेजमेंट, क्योंकि इसी से तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होता है हमारे, हम ज्यादा प्रॉफिट इसी में शो कर रहे होते हैं अपना, बाकियों में तो जाके प्रॉफिट की वैल्यूज कम हो जाती हैं, तो इस वजह से ये बात इसकी सही है, ट्रू स्टेटमेंट। ऑलराइट, तो बेटा इसके बाद ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लेने। आई होप कि इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होने वाला। ऑब्जेक्ट और थ्योरी बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चन वगैरह मौजूद है, लेकिन करने जरूर है। और हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।